नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल जहाँ शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग सामान्य विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 करते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि आपके आगामी एग्जाम झारखंड उत्पाद सिपाही और झारखंड के अन्य एग्जाम हैं उसमें आपको काफ़ी मदद मिलेगा। तो चैनल को जो लोग भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस प्रकार का वीडियो जब चैनल पे अपलोड किया जाएगा आप लोग के पास तुरंत नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि जो है वह पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। किसको? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ये देखिए, मस्तिष्क में जो पीयूष ग्रंथि होती है यहाँ पर स्थित होती है। अब पीयूष ग्रंथि के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। मास्टर ग्रंथि से तात्पर्य पिट्यूटरी ग्रंथि से है, जो मस्तिष्क के आधार पर स्थित मटर के आकार की एक ग्रंथि है, जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि यह कई अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों और हार्मोनों को नियंत्रित करती है, जो वृद्धि, चयापचय और प्रजनन के लिए महत्वपूर्ण है। अब पिट्यूटरी ग्रंथि से कुछ प्रमुख बिंदु हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसका जो स्थान होता है वह मस्तिष्क के आधार भाग में हाइपोथैलेमस के नीचे होता है। इसका कार्य है, यह कई ऐसे हार्मोन स्रावित करता है जो अन्य ग्रंथियों जैसे थायराइड, एड्रीनल को अपने स्वयं के हार्मोन उत्पन्न करने के लिए कहते हैं, जिससे शरीर के कार्यों का समन्वय होता है। नियंत्रण, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्रंथि को नियंत्रित करता है, जिससे अंतःस्रावी तंत्र में एक महत्वपूर्ण कड़ी बनती है। हार्मोन, यह ग्रोथ हार्मोन एसटीएच, थायराइड उत्तेजक हार्मोन टीएसएच और ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोनों का उत्पादन करता है, जो शरीर की विभिन्न प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी या स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है वह है स्टेपीज। कौन है? स्टेपीज है। देखते हैं स्टेपीज का स्थान जो होता है ये है, स्टेपीज है। मानव कान में 3 हड्डियां पाई जाती हैं। कौन सा? स्टेपीज, इनकस और मेलियस। कौन सा? स्टेपीज, इनकस और मेलियस। और जो स्टेपीज होती है वो मध्य कान में होती है। हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है वह स्टेपीज है, जो हमारे कान के अंदर मध्य कर्ण यानी कि मिडिल ईयर में पाई जाती है और लगभग 3 मिलीमीटर लंबी होती है। यह ध्वनि के कंपन को आंतरिक कान तक पहुंचाकर सुनने में मदद करती है। मुख्य बिंदु क्या है कि नाम जो है स्टेपीज है या रकबा हड्डी, इसको रकबा हड्डी के नाम से भी जाना जाता है। रकाब हड्डी के नाम से भी जाना जाता है। स्थान जो है ये मध्य कर्ण मिडिल ईयर में होता है। इसका कार्य क्या है कि ध्वनि के कंपन को अंदरूनी कान तक पहुंचाना है। इसका आकार बहुत छोटी, लगभग 3 मिलीमीटर की होती है। और अन्य जो हैं कान से संबंधित हड्डियां हैं वो है, कान में जो होते हैं 3 हड्डियां होती है, इन्हें सामूहिक रूप से ऑसिकल कहते हैं, जिसमें से मेलियस, इनकस और स्टेपीज शामिल है। और ये स्टेपीज जो है इन तीनों में से सबसे छोटी होती है। अगला प्रश्न है, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई यानी फंक्शनल यूनिट क्या है? तो गुर्दे की कार्यात्मक इकाई जो है वो क्या है? वो नेफ्रॉन है। क्या है? नेफ्रॉन है। आप लोग पिक्चर में नेफ्रॉन का ये पिक्चर देख सकते हैं। हम लोग नेफ्रॉन के बारे में बात करते हैं। तो गुर्दे की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन वह संरचना है जो रक्त को छानकर अपशिष्ट और अतिरिक्त पदार्थों को निकालकर मूत्र का उत्पादन करती है। प्रत्येक गुर्दे में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। प्रत्येक गुर्दे में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। अब नेफ्रॉन का हम लोग मुख्य कार्य की बात करते हैं। इसका काम है निस्पंदन करना, रक्त से अपशिष्ट और अतिरिक्त पदार्थों को छांटता है। दूसरा कार्य है पुनः अवशोषण, शरीर के लिए आवश्यक पदार्थों को वापस अवशोषित करता है। फिर है स्राव में कुछ
पदार्थों को रक्त से मूत्र में स्रावित करता है और उत्सर्जन इन प्रक्रियाओं का परिणाम मूत्र का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका यानी प्लांट सेल वॉल मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? तो प्लांट सेल वॉल जो होती है मुख्य रूप से सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी? तो सेल्यूलोज की बनी होती है। ये देखिए, यह है एनिमल सेल और यह है प्लांट सेल। जो प्लांट सेल जो होती है उसमें जो सेल वॉल होता है वो किसकी बनी होती है? तो वह सेल्यूलोज की बनी होती है। हम लोग सेल्यूलोज के बारे में बात कर लेते हैं। तो पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज और पेक्टिन जैसे कार्बोहाइड्रेट्स से बनी होती है, जो इसे कठोरता और संरचनात्मक सहारा देती है। साथ ही कुछ पौधों में लिग्निन और क्यूटिन जैसे पदार्थ भी पाए जाते हैं, जो अतिरिक्त मजबूती और जल प्रतिरोध प्रदान करते हैं। इसमें मुख्य घटक क्या क्या है? तो सेल्यूलोज जो है यह मुख्य संरचनात्मक घटक है जो ग्लूकोज अणुओं के लंबे रेशो यानी फाइबर्स से बनता है और कोशिका भित्ति को तन्य शक्ति देता है। हेमीसेल्यूलोज जो है यह सेल्यूलोज के रेशो को आपस में जोड़ने वाला नेटवर्क बनाता है। पेक्टिन क्या करता है? यह एक मैट्रिक्स आधार बनाता है जिसमें सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज के तंतु एम्बेडेड होते हैं और कोशिका की पारगम्यता को नियंत्रित करता है। इसमें अन्य जो घटक हैं लिग्निन, यह दृढ़ लकड़ी यानी वुड और स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं में पाया जाता है, जिससे कोशिका भित्ति मजबूत और कठोर हो जाती है। क्यूटिन और सुबेरिन ये मोम जैसे पदार्थ हैं जो पत्तियों और स्टेम की बाहरी परतों में जलरोधी यानी वाटरप्रूफ सुरक्षा प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होता है वह प्रमस्तिष्क यानी कि सेरेब्रम होता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। मानव मस्तिष्क यानी ह्यूमन ब्रेन शरीर का सबसे महत्वपूर्ण नियंत्रण केंद्र है, जो सोच, याददाश्त, भावना, गति और सभी शारीरिक कार्यों जैसे सांस लेना, दिल धड़कना को नियंत्रित करता है। जिसके मुख्य भाग अग्र मस्तिष्क यानी सेरेब्रम, मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन और पश्च मस्तिष्क हिंड ब्रेन हैं, जो मिलकर शरीर के जटिल कार्यों को संभालते हैं और तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम का केंद्र बनाते हैं। हम देखते हैं मानव मस्तिष्क के मुख्य भाग, जिसमें से अग्र मस्तिष्क जिसको फोर ब्रेन बोला जाता है, यह सबसे बड़ा हिस्सा है, जिसमें प्रमस्तिष्क यानी सेरेब्रम सोचने याददाश्त के लिए, थैलमस और हाइपोथैलेमस जो है ये संवेदी जानकारी के लिए होते हैं। मध्य मस्तिष्क यानी कि मिड ब्रेन यह अग्र और पश्च मस्तिष्क को जोड़ता है और दृश्य श्रवण यानी विजन और हियरिंग जैसे कार्यों में मदद करता है। पश्च मस्तिष्क यानी हिंद ब्रेन, इसमें सेरिबेलम संतुलन और समन्वय और ब्रेन स्टेम हृदय गति, श्वसन, रक्तचाप होते हैं, जो स्वचालित क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कुछ कार्य, जैसे सोच और बुद्धिमत्ता यानी थिंकिंग एंड इंटेलिजेंसी, स्मृति, शरीर के अंगों का नियंत्रण, भावनाएं यानी इमोशंस और इंद्रियों सेंस से जानकारी का विश्लेषण, ये किसका काम है? ये मस्तिष्क का कार्य है। अगला प्रश्न देखते हैं कि बच्चे का लिंग निर्धारण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन किसके गुणसूत्र से होता है? तो बच्चे का सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है यानी कि लिंग निर्धारण जो होता है, ये केवल और केवल पिता के गुणसूत्र से होता है। इसको हम लोग डायग्राम से समझते हैं कि अगर नर में XY पाया जाता है और मादा में XX पाया जाता है, और अगर नर का X और मादा का X मिलता है, यह युग्मनज जो होता है वो लड़की यानी कि मादा बनती है, और नर का Y और मादा का X तो XY मिलके क्या बनता है? नर का, यानी कि ये लड़का का फॉर्मेशन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप O वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो O वाले ब्लड ग्रुप व्यक्ति को सार्वभौमिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। अब इसको यूनिवर्सल डोनर क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो पहले इसका हम ड्यूरोन देख लेते हैं कि O रक्त समूह वाले को यूनिवर्सल डोनर
या सार्वभौमिक दाता कहा जाता है क्योंकि यह किसी भी ब्लड ग्रुप जैसे ए बी या ओ को खून दे सकता है, खासकर आपातकालीन स्थितियों में जब समय या ब्लड ग्रुप पता ना हो। यह अपनी बहुमुखी प्रतिभा और जीवन रक्षक क्षमता के कारण बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब क्यों ओ ब्लड ग्रुप खास है, तो ये ओ ब्लड ग्रुप खास क्यों है इसका हम लोग देखते हैं। इसमें एंटीजन की कमी होता है। क्या होता है? एंटीजन की कमी होता है। तो ओ ब्लड ग्रुप की लाल रक्त कोशिकाओं पर ए और बी एंटीजन नहीं होते हैं। सार्वभौमिक दाता है, इसी वजह से ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है क्योंकि यह किसी भी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को दिया जा सकता है। ओ पॉजिटिव, यह ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस या ओ प्लस वाले लोगों को तो खून दे सकता है लेकिन खुद ओ प्लस और ओ माइनस से ही ले सकता है। अब हम लोग देखते हैं रसायन विज्ञान के प्रश्नों को। जैसे एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैसें होती हैं? तो एलपीजी में मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन होती है। कौन सी होती है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन होती है। देखते हैं एलपीजी का मुख्य रूप से प्रोटॉन और ब्यूटेन का मिश्रण है। रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें तीखी गंध वाला एथिल मर्केप्टेन मिलाया जाता है। यानी कि हम लोग को अगर एलपीजी का लीकेज पता करना होता है तो उसमें से एथिल मर्केप्टेन मिलाया जाता है और उसकी तीखी गंध से हमें पता चलता है कि गैस लीक कर रही है। अगला प्रश्न है बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइड जो है यह एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। किसका? तो एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। बॉक्साइड एल्युमिनियम का प्राथमिक अयस्क है और इसी अयस्क से रासायनिक प्रक्रिया द्वारा एल्युमिनियम धातु निष्कर्षित किया जाता है। क्या किया जाता है? तो एल्युमिनियम धातु निष्कर्षित किया जाता है। अगला प्रश्न है कौन सी एकमात्र अधातु यानी नॉन मेटल है जो कमरे के ताप पर तरल अवस्था में रहती है, तरल अवस्था में पाई जाती है? तो कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाई जाती है वह कौन सा है? तो ब्रोमीन है। पारा जो है एक धातु है जो कि कमरे के ताप पर ये लिक्विड अवस्था में पाई जाती है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एकमात्र अधातु जो कमरे के तापमान पर लाल भूरे रंग के द्रव के रूप में होता है और पारा जो है वह धातु है और वो भी तरल अवस्था में होती है। अगला प्रश्न है अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो अम्लीय वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ये जिम्मेदार है। कौन सा? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसकी व्याख्या देखते हैं। कारखानों और वाहनों से निकलने वाले और वातावरण में नमी के साथ प्रतिक्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं जो वर्षा के साथ पृथ्वी पर गिरते हैं, जिसको हम लोग अम्लीय वर्षा कहते हैं। अगला प्रश्न है मानव रक्त का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? तो पीएच का फुल फॉर्म कभी कभी आ जाता है, तो इसका होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। और इसका मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4 होता है। व्याख्या देखते हैं कि मानव रक्त थोड़ा क्षारीय प्रकृति का होता है और इसका पीएच मान 7.35 से लेके 7.45 के बीच स्थिर रहता है और इसका जनरली जो आंसर देता है वो 7.4 दिया जाता है। अगला प्रश्न है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? तो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्रोमियम और निकेल को मिलाया जाता है। किसको? तो क्रोमियम और निकेल को मिलाया जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। स्टेनलेस स्टील को जंग रोधी बनाने के लिए लोहे के साथ क्रोमियम और निकेल मिलाया जाता है। क्रोमियम जो है स्टील को चमकदार और जंग से सुरक्षित रखता है। क्या करता है? क्रोमियम जो है स्टील को चमकदार और जंग से सुरक्षित रखता है। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं भौतिक विज्ञान से यानी कि फिजिक्स से। पहला है वाहनों में पीछे देखने के लिए रियर व्यू मिरर किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। उत्तल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र होता है यानी फील्ड ऑफ व्यू जो होता है वो बहुत ही विस्तृत होता है और यह वस्तुओं का सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है जिससे चालक पीछे के बड़े क्षेत्र को
देख पाता है और वो आसानी से ड्राइविंग कर सकता है। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंदें गोलाकार यानी स्फेरिकल क्यों होती है, यानी कि गोल क्यों होती है? तो यह पृष्ठीय तनाव के कारण होती है। किसके कारण? तो पृष्ठीय तनाव के कारण होती है, जिसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन के कारण द्रव की सतह कम से कम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करती है। आयतन के लिए गोले यानी स्फेयर का पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे कम होता है, और आयतन के लिए जो गोला होता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वह सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत हीटर यानी इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस मिश्र धातु की बनी होती है? तो इलेक्ट्रिक हीटर की जो कुंडली होती है यह नाइक्रोम की बनी होती है। किसकी? यह नाइक्रोम की बनी होती है। इसकी व्याख्या देखते हैं। नाइक्रोम निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु है, का प्रतिरोध रेजिस्टेंस जो होता है और गलनांक बहुत उच्च होता है, इसलिए यह लाल गर्म होने पर भी पिघलता या ऑक्सीकृत नहीं होता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ साउंड मापने की इकाई क्या है? ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई जो है वह क्या है? वह डेसिबल है। क्या है? तो डेसिबल है। इसकी व्याख्या देखते हैं। ध्वनि की तीव्रता या प्रबलता को डेसिबल में मापा जाता है और सामान्य बातचीत लगभग 60 डीबी की होती है। कितनी? तो 60 डीबी की होती है। अगला प्रश्न है, तारों का रंग यानी कि कलर ऑफ स्टार्स किस पर निर्भर करता है? तो तारों का रंग जो होता है वह उनके तापमान पर निर्भर करता है। क्या? तो उनके तापमान पर निर्भर करता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। तारों का रंग उसके सतही तापमान का सूचक होता है। नीले तारे सबसे गर्म होते हैं। नीले तारे जो होते हैं वो सबसे गर्म होते हैं, जबकि लाल तारे अपेक्षाकृत ठंडे होते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र यानी सेंटर ऑफ अर्थ पर गुरुत्वाकर्षण यानी जी का मान क्या होता है? तो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान जो होता है वो क्या होता है? वह 0 होता है। कितना? तो 0 होता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। पृथ्वी के केंद्र पर चारों ओर से द्रव्यमान द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को संतुलित कर देता है, इसलिए वहां जी का मान 0 होता है और वस्तु भारहीन यानी कि वेटलेस हो जाती है। अगला प्रश्न है, और ये लास्ट प्रश्न है, कि गर्मियों में सड़क पर पानी दिखाई देने का भ्रम मृग मरीचिका किस घटना के कारण होता है? तो गर्मियों में सड़क पर पानी दिखाई का जो भ्रम है यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। किसके कारण? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। गर्मियों के दिनों में जमीन के पास की हवा गर्म और हल्की हो जाती है। प्रकाश की किरणें सघन माध्यम यानी ऊपर की ठंडी हवा से विरल माध्यम यानी नीचे की ठंडी हवा में जाती है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण मुड़ जाती है, जिससे पानी होने का भ्रम हो जाता है। यानी कि देखिए, हम लोग अगर यहाँ से देखते हैं तो हम लोग को जाना चाहिए ऐसे, लेकिन यह तो मुड़ जाती है तो ये बनती है यहाँ, तो इसका जो रियर व्यू है वहाँ हमको नीचे दिखाई देता है। इसलिए गर्मियों के दिनों में क्या होता है कि सड़क पर हमें यह आभास होता है कि पानी है। दोस्तों, ये वीडियो आप सबको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और जो लोग भी हमारे साथ चैनल में जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस प्रकार का वीडियो जब भी चैनल में अपलोड किया जाएगा आप लोग को तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के इस पीपीटी का या इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, जिसको आप अपने एग्जाम के दिनों में आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय जोहार। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।